हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपके लिए जो सुपर टीईटी, एमपीटेट, केवीएस, रीट, यूपीटेट और सीटेट के लिए हम एक स्पेशल हिंदी की सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें जो आज का वीडियो रहेगा आपका समास। ये ज़्यादातर वीडियो आपको शाम के टाइम मिलते थे, लेकिन आज ये वीडियो सुबह मिल रहा है। ये 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ी है, विराम चिन्ह पढ़े हैं और शब्दों का उच्चारण स्थान, ये 3 टॉपिक किए हैं, इनकी प्रैक्टिस भी की है। तो आज का वीडियो आपका समास पे रहने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, आपका समास से एक ना एक प्रश्न, एक या कह सकते हैं 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें हिंदी कम से कम 20 नंबर की हो। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर से आता है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आखिरी में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिएगा शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। समास। समास का हम बेसिक समझेंगे पहले, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो हम कल करेंगे। चलिए, तो समास का सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इसका जो है अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कह सकते हैं तो हम इसे कहते हैं या तो संक्षेप होगा। पूछा जाता है, 4 विकल्प में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का अर्थ है, या 4 दे के पूछा जाएगा कि कौन सा अर्थ नहीं है। तो समास को हम संक्षेप भी कहते हैं और सामसिक पद, एक एक करके सबको समझेंगे। सामसिक पद भी कहा जाता है या समस्त पद भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3, और एक और होता है इसका संपूर्ण पद। सबसे महत्वपूर्ण है समास। समास क्या है, एक संक्षेप रूप होता है, ठीक है ना। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, सामसिक पद, समस्त पद, संपूर्ण पद इत्यादि, ठीक है। अब क्या है इसमें समास में देखिए क्या हो सकता है, या तो आपका एक शब्द होगा या एक सिंगल जो है शब्दांश भी समास हो सकता है, ठीक है। एक शब्दांश, ठीक है, या कोई एक आपका शब्द, जैसे कि आपने लिख दिया है प्रतिवर्ष, तो ये एक शब्दांश है, ठीक है। आपने लिख दिया निर्धन, तो ये भी क्या है, एक शब्दांश है। आपका एक शब्द प्लस एक शब्द, यानी कि 2 शब्द मिलकर भी आपका जो है वो समास बना सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं आपका दिन रात, माता पिता, ठीक है, इस प्रकार से। या 2 पद, एक एक पद हो सकते हैं, एक पद प्लस एक पद। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिख दिया चिड़िया घर, ये क्या है, दोनों अलग अलग पद हैं, लेकिन क्या एक समास बनाते हैं। जैसे आपने लिख दिया हिमालय, तो इसमें हिम अलग शब्द है और एक आलय अलग शब्द है, तो लेकिन क्या है, एक जो संपूर्ण मिलकर एक समास का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है समास के भेद। तो समास के मुख्य रूप से जो आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ने हैं वो 6 पढ़ने हैं। 6 कौन कौन से हैं, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। यानी कि हम जो है 6 समास को पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, एक एक करके सभी को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अव्ययीभाव समास के से शुरुआत करेंगे। इसका बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एग्जाम्पल भी हम काफ़ी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी देखिए आपको परिभाषा आनी चाहिए कि आखिर क्या होता है। इसमें सबसे पहले आप इसका वो लिख लीजिएगा कि क्या होता है इसमें। तो देखिए प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है ना। जो आपका प्रथम पद होगा वो क्या प्रधान होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, उसकी प्रधानता होती है,
चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी आप केवल इसको नोट करते जाइए क्योंकि जरूरी है। ठीक है, इसमें जो पहला पद होगा, प्रथम पद हमेशा आपका या तो अव्यय होगा, उपसर्ग होगा या निपात। ठीक है, या तो अव्यय होगा, अव्यय हम बताएंगे क्या होते हैं, उपसर्ग होगा, उपसर्ग आप जानते होंगे शब्दों के आगे लगते हैं, या फिर निपात होगा। चलिए तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो अव्ययी भाव का समास का जो समस्त पद है वो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग अर्थात नपुंसक लिंग होता है। यानी कि देखिए जो इसका लिंग होगा वो क्या होगा, ना तो पुल्लिंग रहेगा ना स्त्रीलिंग रहेगा, ये रहेगा आपका नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में ये जो इसका वो होता है, पूछा जाता है कि अव्ययी भाव का पद कैसा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तो वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, चलिए और यदि एक की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यदि किसी शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो, उदाहरण से समझेंगे तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, ये जो था ये हो गया आपका सारा बेसिक हो गया। अब हमें समझेंगे कि कैसे, ये देखिए चौथे वाले को समझ लीजिएगा थोड़ा। जैसे आपने लिख दिया है बात और बात, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, हमने चिन्ह में पढ़ा था इसलिए आपको चिन्ह पहले पढ़ा दिए थे। ये कहलाता है आपका योजक चिन्ह। जहां आपको ये लगा दिख जाएगा वहां तो आप क्या लगाएंगे, द्वंद्व समास, जो आगे समझेंगे कि क्या होता है। लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसा लिख दें, बातों बातों, तो यहाँ पर आपका जो है वो अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि ये चौथा जो नियम है वो यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। शुरू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि इसका पहला पद तो क्या होगा, आपका अव्यय होगा, उपसर्ग होगा या फिर निपात होगा। तो चलिए पहले कुछ अव्यय शब्द देखते हैं, जैसे आपका आ, ठीक है, इसके बाद प्रति, इसके बाद निस, इसके बाद ये भी होता है निस, दुस। ठीक है, ये हो गया दुस, इति, और आपका एक और लिखिए, चलो यसा, यथा, यथा और तथा। ठीक है, ये क्या है आपके, या तो कोई अव्यय है या फिर इनमें से कोई उपसर्ग है या निपात है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया है, काफी बार पूछा जाता है कि यथा शक्ति, यथा शक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि यथा, यथा क्या है, एक आपका उपसर्ग है, अव्यय है, निपात है। तो यथा शक्ति, देखिए यथा शक्ति कोई पुल्लिंग शब्द तो नहीं लग रहा है, ना ही स्त्रीलिंग लग रहा है, नपुंसक लिंग लगा रहा है। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा, यथा और शक्ति। तो ये क्या है आपका एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे दूसरा लेते हैं आमरण, पूछा जाता है आमरण में कौन सा समास है, तो वो क्या हो गया आपका अव्ययी भाव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आ है आपका एक उपसर्ग है। इसी तरह देख लिए प्रति, प्रति वर्ष, तो इसमें क्या है प्रति लगा हुआ है, इसमें देखिए पहले पद की प्रधानता है, इसमें भी पहले पद की प्रधानता है, शक्ति के स्वरूप
आमरण, इसमें आ की प्रधानता है, इसमें प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष हर वर्ष हो रहा है जो चीज, तो वर्ष का तो अपना महत्व है ही, लेकिन जो विशेष महत्व है वो किसका, प्रति, यानी कि लगातार चल रहा है, प्रतिवर्ष चल रहा है। प्रति आपका उपसर्ग भी है एक, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस में क्या आपने पढ़ा है, देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है आपका, दुष्धन साहस। तो साहस देखिए अपना शब्द है, लेकिन दुस यहाँ पर प्रधानता बता रहा है पहले पद की, और ये आपका उपसर्ग होता है। बिल्कुल बात है, क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। चलिए एक और देखते हैं, जैसे आपका हो गया इति सिद्धम। तो इति सिद्धम एक शब्द है पूरा, लेकिन जो सिद्धम है यानी कि सिद्ध है यह, लेकिन जहां से इति लग गया ये प्रधानता बता रहा है कि इति सिद्धम, यह चीज सिद्ध हो चुकी है, ठीक है ना। तो इति की प्रधानता है, यह अव्यय उपसर्ग निपात है, तो क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास जो है वो हो जाएगा। जैसे अगले शब्द है निधन संदेह, निसंदेह। तो इसमें देखिए संदेह अलग चीज है, और नी आपने पढ़ा होगा कि एक उपसर्ग होता है, ठीक है। इसका जो विच्छेद होता है वो क्या, निस धन संदेह। आपको संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसका मिलके ये विसर्ग बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो निस है, निस हमने पढ़ा है, देखिए ये लिखा है, निस का उदाहरण देख लिया है हमने, प्रति का देखा है, आ का देखा है, और आपका इसका भी देख लिया दुस्साहस। चलिए इति का भी देख लिया है, और इसका तो क्या रहेगा है आपका निस। तो निस का भी देख लेते हैं, जैसे एक शब्द ले लेते हैं निष्काम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका निस धन काम। तो यह शब्द आ गया है, अव्यय है, सॉरी उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। इसका भी आपका बन जाएगा, जैसे दुश्चरित अगर शब्द लेंगे तो आप करिएगा इसका। तो ये सारे जो हैं वो आपके अव्ययीभाव समास कहलाते हैं, क्योंकि इनमें या जैसे पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समासा, यानी कि जो पहला पद है अव्ययीभाव में वो समास होता है। तो इतना ही याद रखिए, बस आपका एग्जाम में जो है वो काम हो जाएगा, आराम से आप जो है कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले समास की तरफ। अगला है समास है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है, काफी बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसके लिए ज्यादा कोई इसमें समस्या नहीं होगी आपके लिए। तो द्वंद्व समास क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो ज्यादातर आपके समास के शब्द मिलेंगे उनमें या तो होगी आपकी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, और प्रतिद्वंद्विता कह सकते हैं, और या फिर आपका प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये तो पहला टाइप है, जिसमें देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि राम रावण, राम और रावण, ठीक है। कर्ण अर्जुन हो गया, और आपका हो गया सभ्य और असभ्य। इनमें क्या है, दोनों में ही प्रतिद्वंद्विता है, किसी में प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें देखिए ये मिलेगा आपके लिए ज्यादातर जो शब्द होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे। मतलब विलोम शब्द भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। जैसे हम कह दें दिन और रात, दिन रात में, ठीक है, ये हो गया विलोम है एक दूसरे का, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन होता है, ठीक है। दूसरी ये पहचान हो गई। तीसरी पहचान हम कह सकते हैं, इसमें आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है। योजक चिन्ह कहाँ है, ये रहा। जैसे आप और कहीं भी लिख दीजिए, जैसे पानी पानी, ये भले ही एक दूसरे के विलोम नहीं है लेकिन योजक चिन्ह है, तो बिल्कुल बात है कि ये होगा आपका द्वंद्व समास। इसके लिए एक और ये में आपके लिए मिल सकता है आवृत्ति और पुनरावृत्ति। जो आप पानी पानी देख रहे हैं, इसका एक नियम है आवृत्ति का नियम, आवृत्ति और
पुनरावृत्ति। जैसे पानी पानी हो गया, हरा हरा हो गया, ठीक है। और भी शब्द आते हैं, जैसे कहते हैं दिन दिन, दिन दिन भर सोते नहीं हैं, दिन दिन भर जागते हैं, इस प्रकार से शब्द। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है आपका, शब्द यानी कि जो शब्द होंगे उनमें कोई ना कोई संबंध भी दर्शाया जा सकता है। संबंध कैसा हो सकता है, जैसे लिख दिया आपने भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य, ठीक है। इस प्रकार से जैसे लव कुश, ये जो सारे शब्द हैं आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और जो आखिरी इसका नियम है वो क्या है, इसमें आपको दो या दो से अधिक शब्द हों, दो या दो से अधिक शब्द हों। कैसे, उदाहरण देके समझिए। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द होता है रोटी कपड़ा मकान, क्या है, तीन शब्द हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार के अगर शब्द मिले तो वो भी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। चलिए, ये समझ आया होगा आपके लिए। वीडियो अगर समझ आ रहा है दोस्तों समास, तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट दिया जा सके। चलिए, नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय, देखिए कर्मधारय में कर्म, कर्मधारय या इसका अर्थ हुआ क्या, कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला, यानी कि चलिए लिख के समझाते हैं। कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला तो क्या कहेंगे, जैसे आपका हो गया है अखबार वाला। अखबार क्या है, बांटने का एक काम होता है, लेकिन उसको बांटने वाला क्या कहलाता है, अखबार वाला। दूध वाला, ठीक है। इसके बाद स्वर्णकार, सुनार का एक काम होता है, उसको क्या कहते हैं हम, स्वर्णकार कहते हैं। जैसे जो घड़ा बनाते हैं कुंभकार। इस प्रकार के अगर कोई भी शब्द आपको मिले जिसमें कोई व्यक्ति कर्म को धारण करता हो, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। दूसरा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक तो विशेषण और विशेष का संबंध यहाँ पर पाया जाता है। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष को कैसे समझेंगे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दो तीन उदाहरण तो लेंगे ही लेंगे कम से कम। नटखट बालक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नटखट बालक में समास बताइए, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने एक नियम पढ़ा है विशेषण और विशेष का। देखिए बालक तो यहाँ पर विशेष हो गया, लेकिन नटखट क्या है, यहाँ विशेषण है। नटखट रूपी जो बालक है वो है यहाँ पर, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण विशेष का संबंध आपका कर्मधारय में होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखेंगे। लिखिए, जैसे लिख लिया हमने कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प, सांप तो सब हैं लेकिन ये क्या है, कृष्ण काला सांप है। तो ये उदाहरण क्या हो गया आपका, कर्मधारय समास का। जैसे आप एक और लिखिए सुंदर स्त्री, सुंदर में स्त्री तो सभी होती हैं लेकिन ये क्या है, सुंदर है, तो ये आपका विशेषण विशेष। जैसे लिखते हैं हम मूर्ख बालक, बालक तो सब है ठीक है, लेकिन मूर्खता जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो बालक है वो मूर्ख है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य हो जाता है, ठीक है। इसका अगला नियम देखते हैं। चलिए, तो आपने दो नियम देख लिए होंगे, अब हमें देखना है इसका तीसरा नियम। चलिए, इसका तीसरा नियम क्या है, उपमान नियम, उपमान व उपमेय। उपमान उपमेय क्या है, उपमान क्या कहलाता है, इसका अर्थ पढ़ेंगे हम।
तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है अर्थ जिसकी तुलना हम कर रहे हैं या जिसकी तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। ठीक है ना? तुलना हम कैसे करेंगे? जो चीज आपकी प्रकृति में पहले है, और उपमेय क्या है? जिसकी तुलना करेंगे वो क्या चीज बाद में आई होगी। ठीक है ना? पहले बाद वाले की तुलना हम बेसिक सी बात है पहले वाले से ही करेंगे। जैसे आपका एक उदाहरण लेते हैं, मुख चंद्र। तो यहाँ पर बताइए किसकी तुलना जो है, मुख की हम चांद से तुलना कर रहे हैं या चांद की मुख से कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? जो मुख है उसकी तुलना हम चांद से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या उपमान और उपमेय का संबंध है, तो आपका कर्मधारय समास होता है। देखिए जैसे देख लीजिए आपका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका देख लीजिए, जैसे देख लिया हमने, ये तो आपका मुख चंद्र हो गया, या इसी को अगर चंद्रमुख भी लिख देंगे, ठीक है ना, तो चांद तो पहले आया है। और जैसे लिख दिया हमने मृग नयनी, मृग नयनी, तो नयन है, जो नयन है आंखें हैं, उनकी तुलना किससे की जा रही है? मृग से, कि मृग के समान नयन है, तो मृग नयनी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका उपमेय और उपमान का संबंध है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे लिख देते हैं देह लता, तो लता है, जो लता क्या वृक्ष की लताएं होती हैं, तो वो कैसी हैं? देह की तरह। ठीक है ना? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका गज गामनी, इसका एक उदाहरण होता है। गज गामनी, गज हथनी और गामनी जा रही है। ठीक है ना? तो ये जो इस प्रकार के उदाहरण है वो कर्मधारय समास के होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है क्योंकि इसके उदाहरण जो हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं आपके वो ये तो नहीं है, बहुब्रीहि समास तो नहीं हो गए हैं, इस प्रकार से ये लगते हैं थोड़े, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। बस इसकी जो है नियम याद रखिएगा, कर्म को धारण करने वाला जैसे अखबार वाला दूध, विशेषण विशेष का संबंध हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो। नेक्स्ट है आखिरी नियम जो है इसका है वो क्या है आपका, या तो किसी के गुण के बारे में या गुड़ी, गुड़ या गुड़ी, इनके बारे में बताया जा रहा होगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपने लिख दिया है कर्मठ नेता या कर्मण नेता। ठीक है, तो नेता तो है लेकिन कर्मठ है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है इसका। और ये व्यक्ति को है ना नेता, वो गुणी है, ये गुण है, ये गुणी है। जैसे लिख दीजिए, आपके लिए लिख दिया है हमने ईमानदार शिक्षक। तो शिक्षक तो एक गुणी है, यानी कि जो गुण को धारण किए हुए है, लेकिन जो है क्या आपका गुण है, क्या है वो? ईमानदारी है उसकी। ठीक है, जैसे लिख दिया बुरा व्यक्ति, तो व्यक्ति तो गुणी है लेकिन जो बुरापन है वो इसका क्या है? गुण है, बुरा व्यक्ति। इसी प्रकार से हम लिखते हैं भला आदमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आदमी तो सामान्य है, गुणी है, लेकिन जो भलापन है वो उसका गुण है। तो गुण और गुणी का संबंध भी आपका पाया जाता है किसमें? कर्मधारय समास में। चलिए नेक्स्ट, द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास क्या है? द्विगु समास में जो आपका पहला पद रहेगा वो संख्यावाची, बेसिक सी पहचान है इसकी, पहला पद संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरे पद की प्रधानता होती है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। देखिएगा कैसे होती है। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। जैसे आपने उदाहरण लेते हैं एक, कोई भी ले लेते हैं। जैसे ले लिया है हमने नव रतन, तो इसमें क्या है इसका अर्थ? 9 रत्नों का समूह है। कितने? 9, संख्यावाची शब्द हो गया। दूसरा ले लिया है हमने आपका अष्टाध्यायी, पूछा जाता है कई बार,
अष्टाध्यायी, यानी कि 8 अध्यायों का जो समूह है वो क्या है आपका अष्टाध्यायी। जैसे आपका ले लिया हमने चौमासा, चौमासा, तो इसमें क्या है 4 महीनों का समय, जो मास है 4 मास को मिलाकर चौमासा बनता है, वो हो गया। पूछा जाता है चौराहा में कौन सा समास, तो 4 राहों का समूह चौराहा होता है, ठीक है। और आपका हो गया जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में पूछा जाता है तो 3 भुजाओं से बना त्रिभुज हो गया। और इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। आपके द्विगु समास काफी बहुत ही सरल है। जैसे आपका दशानन, तो यहाँ पर क्या है दशानन, जो जिसके 10 सिर हैं, ठीक है ना। नवग्रह जैसे पूछा जाता है, क्या है 9 ग्रहों का समूह हो गया नवग्रह, ठीक है। नवरोज, आपका एक पर्शियन त्योहार है नवरोज, तो यानी कि 9 रोज का समूह, रोज क्या दिन होते हैं रोज माने, ठीक है ना, ये हो गया। और देखिए सप्तऋषि पूछा जाता है, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है आपको मिलेंगे, पहला पद आपका संख्यावाची होगा और दूसरे पद की हमेशा प्रधानता ही रहेगी। देखिए 8 तो हैं, लेकिन जो प्रधानता है वो अध्यायों की है, 8 का अपना कोई महत्व नहीं है। ग्रहों की प्रधानता है, 9 तो कुछ भी हो सकता है। सिरों की महत्वता है कि सिर हैं 10, 10 तो आपके कुछ भी हो सकते हैं। राहें तो कई हो सकती हैं, राहों की विशेषता है 4 की नहीं है, चौराहा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये समझ पाते हैं। दूसरा इसका देखिए, यहीं पर देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम, वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। चलिए दूसरा है, आपको कहीं पर भी अगर समूहवाची शब्द देखने को मिल जाए, समूहवाची जैसे कि आपने लिख दिया सप्ताह, तो सप्ताह क्या है 7 दिनों का समूह, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है आपको। ये सप्ताह तो पता है, जैसे मैं लिख दूं कोई और अष्टमी, तो जो हिंदू धर्म है उसमें अष्टमी का काफी महत्व होता है। तो अष्टमी 8वें दिन पड़ती है, ठीक है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो उसमें भी क्या होगा आपका समूहवाची शब्द है, 8 दिनों को बता रहा है कि 8 इसमें जो है वो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, इस प्रकार से। तो अष्टमी आपका समूहवाची शब्द है। और देख लीजिएगा शताब्दी, बेसिक सी बात है, इसमें जिक्र तो अंकों का ही हो रहा है ना कि शताब्दी। जैसे लखपति, लखपति तो जिसके पास लाख रुपए होंगे तो उसी को तो लखपति कहेंगे, ठीक है। लखपति, अरबपति, करोड़पति, तो इस प्रकार के जो शब्द मिले आपके लिए समूहवाची हों, तो वो सारे क्या होंगे आपके द्विगु समास का एक उदाहरण होते हैं। इतना आपको द्विगु समास में याद रखना है कि हमने 2 नियम देख लिए, समूहवाची होगा और आपका पहला पद होगा, थर्ड नियम। इसमें जो आपका 1 से 100 तक की संख्या है, 1 से 100 तक की संख्याएं, ये सारी क्या होती हैं, ये भी आपकी द्विगु समास की उदाहरण होती हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये पूरे 100, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएंगी आपकी 1 से 100 तक की संख्याएं जो है वो द्विगु समास कहलाएंगी। चलिए और देखिएगा, जबकि आपका जैसे 52 हो गया, 53 हो गया आदि में द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। ये जो हमने अंक लिख दिए हैं ये केवल आपके होंगे गिनतियों में क्या द्विगु, ठीक है। और जैसे आप लिख देंगे 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, तो ये सारे जो है वो भी आपके द्विगु समास होंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने लिख दिया 52, तो इसका अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 50 + 2, 53 लिख दिया, 54 लिख दिया, तो 50 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो इसकी भी प्रधानता हो रही है, इसकी भी प्रधानता हो रही है, तो फिर क्या करें, तो फिर आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से शब्द आए आपके, तो द्वंद्व समास जैसे लग दिया 26, तो 1 20 + 6,
ठीक है ना। तो ए क्या हो गया, फिर तो दोनों की प्रधानता होगी क्योंकि दो से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो है आपके, इसकी प्रधानता है इसकी, तो ये आपके अगर शब्द पूछे जाए ऐसा बहुत ही कम चांस है कि आपके एग्जाम में इतना हाई लेवल ये ले जाए, क्योंकि बेसिक सी बात है, हमें बेसिक लेवल पढ़ना है, तो आपका संख्यावाची तक ही आपका सिलेबस में हमारे हिसाब से सीमित रहना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन आपको वो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि अगर आ जाता है तो आप उसको कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्पुरुष समास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी थोड़ा बड़ा है। इसके लिए आपको आना चाहिए क्या, आपने आपके डीएलएड बीएड सब में पढ़ा होगा कि एक आपके होते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्ह इधर हम लिखा देते हैं पहले, इनमें आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये लिख दिए हैं हमने विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा। इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब हम कारक चिन्हों को पढ़ेंगे। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, और अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होना, ठीक है, संबंध का, की, के, और अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, भू, अरे। तो ये क्या है आपके कारक चिन्ह, कारक चिन्ह होते हैं। अब देखिएगा हम तत्पुरुष समास में इनका जो है उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके सीधे उदाहरण ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चिन्ह कहीं देखने को मिल जाए संधि में, संधि विच्छेद में, तो समझ लीजिएगा आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। चलिए देखेंगे। आपका जैसे सबसे पहले जो हम लेते हैं काफी महत्वपूर्ण रहता है, राजपुत्र। ये पूछा जाता है राजपुत्र, तो इसका जो अगर हम करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। तो ये आपको देखने को मिल गया, ये का, कर्ता ने, देखिए कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि राजा का पुत्र। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे गृह प्रवेश, इसको क्या लिखेंगे हम, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो कहाँ पर है, ये रहा, गृह में प्रवेश, यानी कि अधिकरण में, पे, पर, यहाँ पर अधिकर बताया जा रहा है, तो उसका क्या अधिकर यहाँ पर हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए एग्जाम में आपसे या तो ऐसा पूछ सकता है कि इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है, लेकिन अगर और डीपली जाएगा तो ये भी बता देगा कि वो अधिकरण भी आपसे पूछ सकता है सीधा, कि यहाँ पर जो है अधिकरण तत्पुरुष है। चलिए इसके बाद जैसे लिख दिया, गुरु दक्षिणा। तो क्या होगा, गुरु दक्षिणा का अर्थ क्या होगा, गुरु के लिए जो है, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए कहाँ पर है, ये है, यानी कि संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। बहुत ही आसान है समझना, बस नियम याद होने चाहिए और कारक चिन्ह याद होने। ठीक है, जैसे लिख दिया आपने विद्यालय, क्या अर्थ होगा, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है ना। जैसे एक और लेते हैं, रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त। आपको जिसका समास का है विच्छेद करना भी आना चाहिए। ठीक है ना, रोग से मुक्त कहाँ हो गया, अपादान, सॉरी, रोग से संबंध बताया जा रहा, संबंध, ठीक है, रोग से, सॉरी, रोग से कर्ता ने कर्म को
कर्ण, कर्ण से के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ तत्पुरुष समास के उदाहरण। बाकी हम प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, कई नए नए उदाहरण भी हम लेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ। काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सीधी बात एक रखना है आपको याद कि इसमें जो रहेगी वो अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ किसके लिए कहते हैं? नीलाकंठ किसका है? शिव जी का। ठीक है, शिव जी के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका लिखा त्रिनेत्र, तो आम मनुष्य के तो है नहीं, किसके हैं? शिव जी के हैं। जैसे गणेश जी के लिए क्या कह देते हैं? गजोधर, तो ये गणेश जी की तरफ इशारा करता है। गजोधर कहते ही आपके दिमाग में गणेश जी की तस्वीर बन जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है बहुब्रीहि समास, यानी कि तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर दें। जैसे आप लिख दें गजानन, तो गजानन कहते हुए आपके लिए कोई भीम की फोटो नहीं दिखेगी, गणेश जी की फोटो दिखेगी। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे लिख देते हैं लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, उधर क्या होता है? पेट होता है। तो किसका लंबा पेट था? गणेश जी का। ठीक है, इसके बाद चतुर्भुज, चार भुजाएं किसकी थी? विष्णु जी की। सीधा इशारा करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, जैसे हम लिख दें पीताम्बर। पीताम्बर, पीले वस्त्र किसके थे आपके? विष्णु जी के। चलिए, जैसे आपने लिख दिया है वीणा पानी, पूछा जाता है वीणा पानी। वीणा को कौन धारण करता था? देवी सरस्वती जी। इस प्रकार से जो शब्द हैं वो किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे लिख दीजिए गदाधर, लिख दिया हमने गदाधर लिख दिया, तो या तो आपको हनुमान जी दिखेंगे और या कौन दिखेगा? भीम। आपको गणेश जी नहीं दिखेंगे। तो यह होता है कि इसमें जो बहुब्रीहि समास है अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो ये थे समास के सारे टॉपिक्स। 6 समास को हमने अच्छे से समझा। अगर कोई चीज समास आपको समझ नहीं आया, वीडियो देखिए, कमेंट कर दीजिए। अभी इसका प्रैक्टिस सेट आएगा कल, तो उसमें हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे वो सारी चीज़ें। तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है। वीडियो को लाइक करके जाना है, साथ ही शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।